तो आज हमारे हाथ जो लगा है वो है मैग्नीशिया कार्बोनिका पर एक पुरानी रिपोर्ट। अब ये मतलब किसी दवा का पर्चा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह की क्या कहते हैं जासूसी फाइल जैसी है। हाँ। इसमें एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाई गई है जिसका कोई नाम नहीं है, पर जिसकी पूरी कहानी अजीब अजीब लक्षणों और सुरागों में छिपी है। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है ना? आज हम किसी केमिकल के असर की बात नहीं करने वाले, बल्कि ये देखेंगे कि 100 साल से भी पहले लोग कैसे किसी व्यक्ति के स्वभाव, उसकी आदतों और उसके शारीरिक लक्षणों को जोड़कर एक पूरी पर्सनालिटी की तस्वीर बनाते थे। एक तरह की मेडिकल जासूसी। बिल्कुल। और आज हम इसी के सुरागों को जोड़ने वाले हैं। सही है। तो हमारे सामने एक केस है। इसके लक्षण मतलब बहुत अजीब है। नींद के बाद थकान, आराम करने पर दर्द बढ़ जाना और हर 3 हफ्ते में तबीयत का बिगड़ना। हाँ। चलिए इन सुरागों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये तस्वीर है किसकी और इसमें क्या राज छिपे हैं। तो ठीक है, जासूसी शुरू करते हैं। पहला सुराग है इस व्यक्ति का स्वभाव। अच्छा। टेक्स्ट साफ साफ कहता है, चिड़चिड़े स्वभाव वाले लोग, खासकर बच्चे, और इसके साथ ही नर्वस स्वभाव का भी जिक्र है। तो मतलब पहली तस्वीर जो दिमाग में बनती है वो किसी शांत ठंडे दिमाग वाले इंसान की तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक तरह की अंदरूनी खलबली है, एक बेचैनी जो शायद बाहर से भी दिखती होगी। और फिर एक शारीरिक बनावट का भी जिक्र है, ढीले शारीरिक रेशे। ये थोड़ा पुराना शब्द है, इसका आज के जमाने में क्या मतलब निकालें? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर में एक तरह की कसावट या मजबूती की कमी है। अच्छा, एक जनरल कमजोरी जैसी। हाँ, एक सामान्य कमजोरी। तो देखिए, केस की शुरुआत में ही हमें 3 बड़े सुराग मिल गए। चिड़चिड़ा मिजाज, घबराहट वाला स्वभाव और शारीरिक रूप से थोड़ी ढीली बनावट। ये इस पूरी कहानी का मतलब बेसलाइन सेट कर रहा है। और फिर आता है वो सुराग जो शायद कोई कभी नहीं भूलेगा। हाँ। टेक्स्ट कहता है, पूरे शरीर से खट्टी गंध आती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो किसी किरदार का सिग्नेचर बन सकता है। बिल्कुल। और ये खट्टापन सिर्फ एक लक्षण में ही है, ये इस पूरी तस्वीर का कीवर्ड है। कीवर्ड कैसे? सोचिए, शरीर का पूरा सिस्टम जैसे अंदर से फर्मेंट हो रहा हो। अच्छा। गंध से लेकर पाचन तक, जो हम आगे देखेंगे। ये टेक्स्ट हमें बता रहा है कि जब शरीर की केमिस्ट्री इतनी बिगड़ जाती है तो उसके असर कितने अजीब और हर जगह हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे किरदार की शुरुआती प्रोफाइल, चिड़चिड़ा, बेचैन और एक अजीब खट्टी गंध वाला। अब जरा केस की गहराई में उतरते हैं। चलिए। और यहाँ हमें इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास मिलता है, नींद। हाँ, नींद के बारे में लिखा है, बिना ताजगी वाली नींद, सुबह उठने पर ज्यादा थका हुआ महसूस करना। यहाँ पर हमें एक पल रुकना होगा, क्योंकि ये इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। इसे मैं एंटी रेस्ट कहती हूँ। आराम करने की प्रक्रिया जो शरीर को ठीक करने के लिए होती है, यहाँ वही प्रक्रिया शरीर को और थका रही है। मतलब समस्या ये नहीं है कि नींद कम आ रही है, समस्या उसकी क्वालिटी की है। हाँ, और क्वालिटी से भी ज्यादा ये शरीर की आराम को इस्तेमाल करने की नाकामी है। अच्छा। जैसे आप अपनी कार को रात भर चार्ज पर लगाएं, लेकिन सुबह देखें तो बैटरी चार्ज ही नहीं हुई, क्योंकि वो खराब है। शरीर भी रात भर प्लग इन तो है, पर सुबह भी 0 बैटरी पर उठता है। क्या बात है, ये एंटी रेस्ट वाला आइडिया तो कमाल का है। और मुझे लगता है यही आइडिया दर्द के मामले में भी दिखाई देता है। बिल्कुल। टेक्स्ट में दर्द को नसों का बिजली की तरह कौंधने वाला बताया है, पर जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि दर्द आराम करते समय असहनीय हो जाता है। असहनीय, जिससे व्यक्ति को उठकर चलना पड़ता है। वही पैटर्न, फिर से एंटी रेस्ट। आराम जो दर्द में राहत देना चाहिए, वही तकलीफ का कारण बन रहा है। और ये एक जबरदस्त शारीरिक बेचैनी को दिखाता है। हाँ, शरीर एक जगह टिक ही नहीं सकता, उसे लगातार हिलना डुलना पड़ता है ताकि दर्द से थोड़ी राहत मिले। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। आप थके हैं इसलिए आराम करना चाहते हैं, लेकिन आराम करते ही दर्द बढ़ जाता है जो आपको चलने पर मजबूर कर देता है, और उससे आप और थक जाते हैं। हाँ, और इस सुराग में एक और खास बात है, ये दर्द ज्यादातर शरीर के बाईं ओर होता है। और यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इस तरह के टेक्स्ट में जितनी अजीब और अनोखी बात होती है, उतनी ही वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। अच्छा। एक सामान्य सिरदर्द हजारों लोगों को हो सकता है, लेकिन आराम करने पर बढ़ने वाला दर्द जो सिर्फ बाईं तरफ हो, ये बहुत खास है।
ये इस पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा बन जाता है। ये आराम में बेचैनी वाली बात तो कमाल की है, और ऐसा लगता है कि ये पैटर्न सिर्फ दर्द तक ही सीमित नहीं है। जब हम पाचन की तरफ देखते हैं तो वहां भी शरीर के सामान्य नियम उल्टे काम करते दिखते हैं। बिल्कुल। याद है हमारा कीवर्ड खट्टापन? हाँ। यहाँ वो खुलकर सामने आता है। सीने में जलन, खट्टी डकारें, मुंह में खट्टा स्वाद और खट्टी उल्टी, सब कुछ खट्टा। हाँ, ये सब उसी एक जड़ से निकल रही शाखाएं हैं। शरीर में एसिडिटी या खट्टेपन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। और टेक्स्ट इसे गर्भवती महिलाओं के लक्षणों से भी जोड़ता है, जैसे दांत का दर्द जो रात में बढ़ जाता है। फिर वही पैटर्न, बिल्कुल वही। रात, आराम का समय और तकलीफ का बढ़ना। एकदम। ये पैटर्न हर जगह दिख रहा है, चाहे वो नींद हो, दर्द हो या दांत का दर्द। रात का सन्नाटा और आराम इस व्यक्ति के लिए दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दस्त के वर्णन पर। और मैं सच बता रहा हूं, ऐसा ग्राफिक और अजीब डिस्क्रिप्शन मैंने शायद ही कहीं पढ़ा हूं। हाँ, वो काफी अजीब है। मेंढक के तालाब की काई जैसा हरा झागदार मल। ये किसी मेडिकल टेक्स्ट से ज्यादा किसी हॉरर नॉवल का सीन लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि पाचन तंत्र वो पूरी तरह से ठप हो गया है। पूरी तरह से? हाँ, खाना पच नहीं रहा, सड़ रहा है। और ये यही नहीं रुकता, आगे लिखा है कि उसमें सफेद चर्बी जैसे टुकड़े तैरते हुए पाए जाते हैं। यानी शरीर फैट को बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। और ये बात बच्चों के मामले में और भी साफ हो जाती है। लिखा है दूध पिलाने वाले बच्चों में दूध बिना पचे ही निकल जाता है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, मतलब शरीर सबसे बुनियादी और सबसे सरल भोजन को भी पचाने में नाकाम है। यही दिखाता है कि ये समस्या कितनी गहरी है। बिल्कुल। ये कोई मसालेदार खाना खाने से होने वाली अपच नहीं है। ये शरीर की बुनियादी पाचन क्षमता की विफलता है, जो उसी खट्टेपन और एंटी रेस्ट वाली स्थिति से जुड़ी हुई है। पाचन से जुड़ा एक और सुराग है जो मुझे बहुत अजीब लगा। कौन सा? तपेदिक की पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों में मांस खाने की अत्यधिक इच्छा। इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन हो सकता है? यह वास्तव में एक बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन है। इसे ऐसे देखिए कि शरीर को अपनी गहरी कमजोरी का एहसास है। अच्छा। उसे पता है कि वो कुपोषण का शिकार हो रहा है। अच्छा। और मांस एक बहुत ही कंसंट्रेटेड पोषण का स्रोत है। तो ये शरीर की एक हताश पुकार है मजबूती और पोषण के लिए। और इसे तपेदिक के इतिहास से जोड़ना बताता है कि ये कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि शायद कोई पुरानी वंशानुगत कमजोरी है। अब आते हैं महिलाओं से जुड़े लक्षणों पर, और मुझे शक है कि यहाँ भी हमें कुछ अजीब और उल्टा-पुल्टा देखने को मिलेगा। आपका शक बिल्कुल सही है। माहवारी से ठीक पहले का एक लक्षण है गले में खराश। गले में खराश? हाँ, कौन सोच सकता है कि इन दोनों में कोई संबंध होगा, लेकिन ये बताता है कि शरीर की सारी प्रणालियां एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। एक मिनट, लेकिन इसके बाद जो प्रवाह के बारे में बताया गया है वो बात मुझे समझ नहीं आई। लिखा है प्रवाह सिर्फ रात में है या लेटने पर होता है? और चलने फिरने पर रुक जाता है। हाँ, ये तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के एकदम खिलाफ है। क्या इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? यही तो इस टेक्स्ट की सबसे अजीब और सबसे जरूरी बात है। लॉजिक ये है कि शरीर इतना ज्यादा तनाव और एंटी रेस्ट की स्थिति में है कि सामान्य शारीरिक क्रियाएं भी उलट गई हैं। सिस्टम ही उल्टा हो गया है। हाँ, ये शरीर के नर्वस सिस्टम का एक तरह का सिस्टम एरर दिखाता है। जब शरीर को आराम करना चाहिए तब वो सक्रिय हो जाता है, और जब उसे सक्रिय होना चाहिए तब वो बंद हो जाता है। यानी पूरा सिस्टम ही उल्टा चल रहा है। और प्रवाह के बारे में और भी डिटेल है। उसे गाढ़ा पिच जैसा बताया है, जैसे टार, और ये भी कि धोने में मुश्किल होता है। ये सारे सुराग मिलके तो एक बहुत ही परेशान और बेचैन शरीर की तस्वीर बना रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसा शरीर जो थका हुआ है पर आराम नहीं कर सकता, जिसमें अंदर ही अंदर एक तरह का खट्टापन है, और जिसकी शारीरिक क्रियाएं सामान्य नियमों के विपरीत काम कर रही हैं। ठीक है, तो हमने किरदार देख लिया, उसकी परेशानियां देख ली। अब आखिरी हिस्से पर आते हैं जो इस केस को सुलझाने में मदद करेगा। ये लक्षण कब बिगड़ते हैं और कब बेहतर होते हैं? एग्रीवेशन एंड एमिलिरेशन। हाँ, टेक्स्ट कहता है तापमान में बदलाव से बिगड़ते हैं। ये तो काफी आम लगता है। हाँ, ये एक सामान्य संवेदनशीलता है, लेकिन इसके बाद जो आता है वो इस केस का सिग्नेचर है। हर 3 हफ्ते में लक्षणों का बिगड़ना। हाँ, ये तो कमाल है।
मतलब आप कैलेंडर पर निशान लगा के रख सकते हैं कि इस मंगलवार को तबीयत खराब होनी है। बिल्कुल। ये किसी जैविक घड़ी की तरह लगता है जो थोड़ी गलत सेट हो गई है। एकदम। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक लय है जो समय के साथ दोहराई जाती है। यह शरीर की आंतरिक घड़ी में किसी गहरी गड़बड़ी का संकेत है। इसके अलावा दूध पीने से और आराम करने से भी तकलीफ बढ़ती है, जो हमारे पुराने सुरागों को और पुख्ता करता है। और सुधार, यहाँ भी एक पहेली है। लिखा है गर्म हवा में बेहतर महसूस करना, लेकिन बिस्तर की गर्मी में हालत और खराब हो जाना। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। गर्मी अच्छी है या बुरी? ये एक बहुत ही बारीक अंतर है और यही इस टेक्स्ट की खूबसूरती है। अच्छा। इसका मतलब है कि खुली ताज़ी गर्म हवा फायदेमंद है, लेकिन बिस्तर की बंद घुटन भरी गर्मी नहीं। अच्छा। शायद खुली हवा में ऑक्सीजन बेहतर मिलती है या उस घुटन वाली बेचैनी में कमी आती है। ये दिखाता है कि सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि किस तरह की गर्मी है ये भी मायने रखता है। तो हमारी जासूसी अब लगभग पूरी हो गई है। अगर हम सारे सुरागों को एक साथ रखें तो मैग्नीशिया कार्बोनिका की तस्वीर कैसी बनती है? ये किसी एक बीमारी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे इंसान की कहानी है। एक ऐसे इंसान की जो चिड़चिड़ा और बेचैन है और जिसके शरीर से एक खट्टी गंध आती है। जिसके लिए आराम एक सजा है। नींद उसे थका देती है और लेटना उसके दर्द को बढ़ा देता है। हाँ। एक गहरी न खत्म होने वाली थकान, जिसे हम एंटी रेस्ट कह सकते हैं। बिल्कुल। जिसका पाचन तंत्र अंदर से सड़ रहा है, जो सबसे सरल भोजन भी नहीं पचा पाता और अजीब अजीब चीजें खाने की इच्छा रखता है। और महिलाओं के मामले में जिसकी शारीरिक क्रियाएं गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी धत्ता बता देती हैं। हाँ। और इन सब के ऊपर एक अजीब सी लय है, एक 3 हफ्ते का चक्र, जैसे किसी घड़ी का अलार्म जो हर 21वें दिन बजता है। और राहत और तकलीफ के भी अपने अजीब नियम हैं, जैसे ताज़ी गर्म हवा अच्छी लगना पर बिस्तर की गर्मी बुरी लगना। तो अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो है चिड़चिड़ापन, एंटी रेस्ट वाली थकान, शारीरिक और मानसिक बेचैनी और लक्षणों में एक खास लय का होना। और खट्टापन तो इस पूरी कहानी का थीम सॉन्ग है। बिल्कुल। यह एक बहुत ही जटिल और विस्तृत चित्र है। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। इस टेक्स्ट ने हमें दिखाया कि कैसे शारीरिक लक्षण किसी व्यक्ति के स्वभाव और मानसिक स्थिति से मतलब गहराई से जुड़े हो सकते हैं। तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? एक दिलचस्प सवाल है। क्या हम अपने स्वभाव, अपनी मानसिक बेचैनी या शांति में बदलाव लाकर अपने शारीरिक लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं? यह टेक्स्ट हमें शरीर और मन के बीच के इस जटिल रिश्ते पर सोचने के लिए एक नई दिशा जरूर देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सिर्फ लक्षणों का एक संग्रह नहीं हैं, बल्कि एक एकीकृत प्रणाली है जहां हर हिस्सा दूसरे को प्रभावित करता है। और शायद उस प्रणाली को ठीक करने की चाबी किसी एक लक्षण में नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर को समझने में छुपी है।